कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये दो लॉस का नतीजा है, दो लॉस का रिजल्ट। एप्लीकेशन हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको हमने डेली लाइफ में कहाँ यूज किया है। अभी यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लग रही है तो सेकंड लॉ हुआ, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रही है ये तो थर्ड लॉ हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो लेक्चर को आगे करिए और आप एमडीकेट और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज देख सकते हैं, आगे करके देखिए। अगर टॉपिक को भी समझना है साथ साथ तो आप शुरू से देखते रहिए और अपना कंसेप्ट बिल्ड करते रहिए। तो आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि वैसे तो ये पुरानी बुक में पूरा दिया हुआ था यार, इन्होंने कार्ड फूट के कि जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर इम्पल्स का टॉपिक भी था, वो भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे वो टॉपिक इन्होंने कब दिया है पता है, 9th में दिए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं बच्चों, देखो ये है कि उसको इम्पल्स को वहां पे लेके गया है 9th में, वहां पे बच्चे का इतना मेंटल लेवल नहीं होता कि वो इम्पल्स को उतना अच्छा जान पाए। तो फिर भी अगर बच्चे पे अगर वो हो तो वो जान सकता है, लेकिन यहाँ रहे तो इसके साथ एक डिटेल में बात हो सकती है कि अब जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में आए, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है, उनको वही भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब वो 9th में थे तो इम्पल्स का टॉपिक वहां पे नहीं था। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये दो लॉस का नतीजा है, दो लॉस का रिजल्ट है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसका, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फर्स्ट लॉ नहीं सेकंड लॉ और साथ में थर्ड लॉ का। किस किस का, सेकंड एंड थर्ड लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ का ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप जब मोमेंटम को कंजर्व करते हैं तो वहां अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ और सेकंड लॉ बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बेस पे आप मोमेंटम को कंजर्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में जो बातें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप इस लॉ को कंजर्व कर देते हो कि यानी कि फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का और इनिशियल मोमेंटम सेम कर देते हो। मैं बात करना चाहता हूं कि फाइनल मोमेंटम सेम, इनिशियल मोमेंटम सेम का मतलब ये है कि अगर कोई ऑसिलेटेड सिस्टम हो, हमें बात करनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर कि ऑसिलेटेड सिस्टम क्या है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा, फिर ऑसिलेटेड सिस्टम के अंदर कोई सी बॉडीज होंगी, दो हो सकती है, दो से ज्यादा बॉडीज हो सकती है, उनकी मोमेंटम की कंजर्व की बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से अगर देखें तो हमारी बुक के अंदर सिर्फ दो ही बॉडीज दी है, उनका कोलिजन करवाया और बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम को कंजर्व करके दिया गया है। तो बात करते हैं जी कि ऑसिलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों ऐसा सिस्टम होगा कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। तो एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या आ सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और फ्रिक्शनल फोर्स होगी। हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड यही दो फोर्सेस इंपैक्ट करती हैं किसी भी बॉडी के मोशन में। अगर आप फुटबॉल को किक कर लेते हो तो फुटबॉल का मोशन स्टॉप कर जाता है ड्यू टू सरफेस फ्रिक्शन की वजह से, सरफेस के अंदर जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से स्टॉप कर जाता है। इसी तरह कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो वो ऊपर जाते जाते वापस नीचे की तरफ आ जाती है। वजह क्या है बच्चों, वहां पे ग्रेविटी है जिसकी वजह से इसने अपने मोशन को बैक कर देती है, वापस नीचे की तरफ आती है। तो ग्रेविटेशन और कौन सी हमारी रियल लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्स ही दो ऐसे फोर्सेस हैं जो किसी भी बॉडी के मोशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो हम इन्हीं को एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं। तो क्या होगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, ए सिस्टम बच्चों, a system is said to be isolated system if and only if the total external force acting on system, टोटल एक्सटर्नल फोर्स से मतलब कौन कौन सी हो सकती है, मैंने बात की है ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है।
यानी कि इनका जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी सिस्टम के ऊपर, वो क्या होगा, इस जीरो हो, तो तब ये ऑसिलेट सिस्टम कहलाएगा। अब यही दो फोर्सेस जीरो हो तो वो मोशन बॉडी हमेशा करती रहेगी, ऐसा हमारा मानना है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जानी चाहिए। तो सेकंड लॉ में आपने, यानी कि सेकंड लॉ के प्रूफ में, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे। वो क्या था, क्लास 9 में जो फोर्स और उसके बीच में रिलेशन था कि आप जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हो तो इससे उस बॉडी के ऊपर क्या आता है, चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। यानी कि उस सिस्टम में, अगर यहाँ पे सिस्टम की बात करें तो वो क्या हो जाता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में, यानी कि क्या मोमेंटम में चेंज आया, यही आपके पास सेकंड लॉ और चेंज इन मोमेंटम के बीच में रिलेशन था, ये आप प्रूफ भी करके आए। अब यहाँ पे हमने कहा है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटेड सिस्टम, ऑसिलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन के मुताबिक हमने एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दिया बच्चों, जीरो कर दिया। यहाँ पे अब क्या होने चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी। अब अगर इसको जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी, अब ये डेल टी इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई डेल टी इक्वल टू डेल पी, तो इक्वल टू डेल पी हो जाएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो आया। तो चेंज को हम कैसे लेते हैं, जैसे अगर कहीं डेल वी लिखा हो तो आप क्या लिखते थे 9th क्लास में या किसी और, वी एफ माइनस वी आई, तो यहाँ पे भी चेंज है तो जहाँ चेंज को हम लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इसको इधर लाएं और इनिशियल मोमेंटम क्या होने वाला है बच्चों, इक्वल होने वाला है। इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रही थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक कि फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम या इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम always equal to the final momentum of a system if there is no net external force acting on the system। अगर कोई बाहर से external force, gravitational force या frictional force ना लगे किसी सिस्टम पे, तो वहां पे जो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम रहने वाला है। ऐसा हमारे डेली लाइफ में बहुत कम पॉसिबल है कि ये दो फोर्सेस इफेक्ट ना करें, ये दो फोर्सेस मोशन को इफेक्ट ना करें या मोमेंटम को चेंज ना करें, ये बहुत थोड़ा होता है। ऐसा किस बॉडीज के लिए होता है, जैसे ये जो लॉ है ये गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ के लिए ये परफेक्टली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फ्रिक्शनल फोर्स हो वो गैस के मॉलिक्यूल के मोशन को इफेक्ट नहीं करती, तो तब वहाँ उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है ड्यूरिंग कोलिजन। लेकिन ये हम किसी सिस्टम या कोई डिवाइस या कोई चीज बनाते वक्त हम अगर इन्हीं लॉ को फॉलो कर देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। हमें बदले में बहुत थोड़ी फोर्स लगा के बहुत ज्यादा मोमेंटम, यानी कि बहुत थोड़े टाइम कम करके मोमेंटम में चेंज ला सकते हैं, इक्वल मोमेंटम में चेंज ला सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको हमने डेली लाइफ में कहाँ यूज किया है, क्या ऐसी नई चीजें, क्या ऐसी चीजें बनाई हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हुए। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स में कोई चीज पढ़ रहे हो उसका कोई चीज निकल के ना आई, कोई भी चीज पढ़ रहे हो उससे कोई डेली लाइफ में कोई चीज उन्होंने इन्वेंट कर दी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि इनका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होने वाला है बच्चों, सेम होने वाला है। तो अब इन्हीं डेफिनेशन के मुताबिक हम इस चीज का प्रूफ भी कर सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम होगा, ये चीज हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई दो वो लेंगे, दो बॉडीज लेंगे, एक का मैस ma होगा, एक का मैस mb होगा। आप m1 m2 भी कह सकते हो, वो आप तक है। तो हम इस तरह करके क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं समझ आ रही है चीजें। तो मैंने एक बात कही थी यहाँ, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये दो चीजों का रिजल्ट है, यानी सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। सर सेकंड लॉ का तो आपने यहाँ थोड़ा सी झलक दिखलाई, आगे जाके आप थर्ड लॉ का भी बता दें। तो थर्ड लॉ भी बहुत से अप्लाई होने वाला है जब हम ये प्रूफ करेंगे कि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम होने वाला है। तो कंसीडर करें मैसेज, दो मैसेज हैं जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोलिजन भी दिख रहा होगा इन दोनों का, फिर आफ्टर कोलिजन ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, कुछ इस तरह का सीन है। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसका मेस है ma है बच्चों, और इसका मेस है mb है, और ये ma ही है, ये mb है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो आप तक है। ये ma है, ये क्या है, mb है। अब ये दोनों बॉडीज ने कोलिजन करना है, तो मान ले इसका जो मोमेंटम है, जो पहली वाली बॉडी है, इसका p1 है और इसकी वेलोसिटी जो है ना ua है, और इसका मोमेंटम जो जब इसमें मैस m है और मोमेंटम वेलोसिटी ua है तो मोमेंटम क्या होगा, p
1 होगा। अगर इसमें वेलोसिटी UB है तो इसमें मोमेंटम P2 होगा, आप PA भी कह सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों का कोलिजन हो गया। अब यहाँ पे जाके इनके कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम तो चेंज होना है। अब ये बात में डिटेल में आगे इनकी डेरिवेशन और प्रूफ करते वक्त बता दूंगा कि हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। अब ये एक ऑसिलेटरी सिस्टम है, ये जो दोनों बाल रखे हुए हैं वो किसी ऐसी जगह पे रखे हुए हैं कि इन पे कोई बाहर से कोई फोर्स असर ही नहीं कर रही, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहे इन दो बॉडीज के ऊपर या इन दो बाल्स के ऊपर। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यही चीज हमने प्रूफ कर देनी है यहाँ पे। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दो बाल हैं ये बिफोर कोलिजन है, यानी कि कोलिजन से पहले का मंजर है, बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन वाला टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, कोलिजन बोलो या कोलिजन बोलो, कोई भी बोल सकते हो। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये कोलिजन के दौरान ये चीज हमने देखी। नेक्स्ट जो है ये आफ्टर कोलिजन है, तो कोलिजन के बाद का मंजर है। अब हमें एक चीज समझ आ गई यहाँ से कि वो जो मोमेंटम था इनका क्योंकि चेंज होगा आफ्टर कोलिजन। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इधर आगे ये टकरा गए। जब कोई दो चीजें टकराती है तो एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करती है। ये चीज हम डिटेल में सीखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बॉल फोर्स लगा रहा है मींस एक्शन कर रहा है, तो बदले में ये भी तो फोर्स लगाएगा रिएक्शन के तौर पर। यही चीज हम यहाँ पे थर्ड लॉ का एक चीज हमें समझ आ गई कि थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लग रही है तो सेकंड लॉ हुआ, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रही है ये तो थर्ड लॉ हुआ। तो हमने कहा था ना दो इंपॉर्टेंट लॉज का एक मिल करके एक और इंपॉर्टेंट लॉ बनता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोलिजन हुई है तो फोर्स एग्जर्ट किया है दोनों ने, जाहिर सी बात है। तो इनमें वेलोसिटी भी तो चेंज होगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो है ना VA होगी, वेलोसिटी क्या होगी VA होगी, और इसका मोमेंटम जो है ना P1 डैश होगा। P1 प्राइम करो, P1 डैश करो। इसकी जो वेलोसिटी है VB होगी और इसका जो मोमेंटम है वो P2 होगी। यहाँ तक अपने समझ आ गई, P2 प्राइम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होने जा रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा इन दो बॉडीज का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या कुछ देखने को मिलेगा बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक ये देखने को मिलेगा कि टोटल इनिशियल मोमेंटम है इस सिस्टम का दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यानी किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम होता है, वो इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंटा ऑफ बोथ बॉडीज। यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो शुड बी इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। यही चीज तो हमने पीछे आखिर में लिखा था। तो PI क्या होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो वो होगा बच्चों टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। वो क्या मिलने वाला हमें, टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो होगा PI जो कि इक्वल हो सकता है P1 प्लस P2। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम टोटल फाइनल मोमेंटम भी लिख सकते हैं बॉडी का, तो सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हैं। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या होगा बच्चों, PF कहलाएगा। उसे हम लिख सकते हैं P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। अब अगर हम देखें तो क्या होने वाला है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होने वाला है। तो PI यहाँ किसकी इक्वल है, अगर इसमें पुट कर दें PI की जगह में P1 प्लस P2 लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, अगर इक्वेशन 1 पुट करें तो ये क्या होगी, P1 इक्वल हो जाएगा, PI किसकी इक्वल होगा, P1 प्लस P2 के इक्वल टू PF की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम, P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। यही चीज हमने साबित करनी है। अगर यही चीज हम साबित कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है PI शुड बी इक्वल टू PF। यही हमें सिखाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके मुताबिक ही हमने ये चीज साबित करनी है कि ये दोनों मोमेंटम्स सेम आ रहे हैं। तो ये मोमेंटम वैसे आपकी बुक में डायरेक्ट ऐसा करके लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका जरा प्रूफ करेंगे तो आपको जरा कंसेप्ट का फील आएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर समझिए तो इस तरह थोड़ा फील कम आएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट इस तरह न सीखें, बल्कि इसके अंदर जो फिनोमेना हो रहा होता है
कि कौन सी बॉडी किसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और कैसे ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये सब जानने के लिए आप आगे बने रहिए बच्चों, ठीक है। अदरवाइज जो आप सीखे मोटा मोटा जो बुक में लिखा रहता है, डायरेक्ट आपको अगर सिखाने में लग जाऊं तो आपको ये लगेगा कि जल्दी भी खत्म हो गया, आप भी खुश हो जाएंगे पढ़ाई कर ली, लेकिन एट द एंड कंसेप्ट कम होने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों को देख लें कि कैसे इक्वल एंड अपोजिट हो रहे हैं। ये इक्वल एंड अपोजिट वाली बात आपको समझ आ गई तो आप आगे चल करके एप्लीकेशन को ठीक तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर यही बात हो रही होती है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ कि हम अपना प्रूफ करने जा रहे हैं कि P1 यानी कि प्लस P2 जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो इक्वल होने जा रहा है P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम के। ये चीज हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा बच्चों, छोड़ना नहीं, हमें छोड़ के मत जाइएगा। और ये नहीं मिटाना चाहिए था ना, ये नहीं मिटाना चाहिए, नीचे नीचे मिटा देता हूँ, मैं दोबारा से बनाऊंगा तो क्या है, जल्दी में मैंने मिटा ही दे दिया तो बनाना में क्या, बना लेते हैं। ये बिफोर कलेयन है और ये ड्यूरिंग कोलिजन हो रहा है, ठीक है बच्चों। और ड्यूरिंग कोलिजन में आपको पता है कि ये MA था, ये MB था और आफ्टर कोलिजन ये यहाँ पर पहुंचे, ठीक हो गया। ये MA है, ये MB है। अब यहाँ पे हमने कहा था इसकी वेलोसिटी VA है, इसका मोमेंटम P1 प्राइम है, इसकी वेलोसिटी क्या है VB है और इसका मोमेंटम जो है P2 प्राइम है। अब इन्हीं बातों को याद रखना है। ये बिफोर आफ्टर कोलिजन है बच्चों, आफ्टर कोलिजन है कि आफ्टर कोलिजन। अब हमें एक बात के पता है, P1 इक्वल क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल को हमने कहा था P1 प्लस P2 और फाइनल को कहा था P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम, ठीक। ये चीज हमने प्रूफ करके लानी। अगर यही चीज हम प्रूफ कर पाए तो हम समझेंगे कि यार हमने ठीक किया है। अब देखिएगा, बने रहिएगा। अब यही प्रूफ लाने के लिए हम अकॉर्डिंग टू व्हाट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग कोलिजन यानी कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें तो वो बॉडीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। यानी कि फोर्स ये जो बॉडी लगाएगी इसके ऊपर वो इक्वल होगी किसके, और फोर्स इसी तरह बॉडी बी लगाएगी बॉडी ए की ऊपर। ये आपने थर्ड लॉ की मैथमेटिकल लिखते थे ना क्लास 9 में, तो आप यही लिखते होते थे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको कहेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इनको क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या इनको लिखते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। देखो तीर इस तरफ है तो इधर से पढ़ना शुरू, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अगर इधर से भी नहीं समझ आता इधर से पढ़ना शुरू करो, इसके सबस्क्रिप्ट से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। देखिए ए के ऊपर फोर्स लग रही है बी की वजह से, इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, एफ ए बी को कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ बी ए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी के ऊपर ए की वजह से लग रही है वो वाली फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगी। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए बी शुड बी इक्वल टू, अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो नेगेटिव हो, एफ बी ए मैं लिखता हूं एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। सर इसको नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। आप लिखते होते ना कैसे, इस तरफ को अगर ऐसे खड़े हो, नंबर लाइन आपको पता है ये नंबर लाइन है, इस तरफ 0 है मेरे सर के ऊपर, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज, सही आपको लग रही, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ नेगेटिव होगा। अब ये फोर्स उस तरफ लग रही है, ये पॉजिटिव, इस तरफ लग रही है नेगेटिव, तो डायरेक्शन हमने असाइन कर दी, इस तरह हमने इनको इक्वल एंड अपोजिट कर। अब इक्वल और अपोजिट की बात हो रही है तो एक बात आप याद रखें बच्चों, क्या होने जा रहा है कि जो एफ बी ए है वो हमें पता है किसके इक्वल, एफ बी ए को हम लिख सकते हैं प्लस एफ, बिकॉज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरह एफ ए बी है बच्चों, वो क्या है माइनस एफ है। देखो एफ एफ में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैंने सिंपल इसके साथ ना प्राइम लगाया, ना F1 लगाया, ना F2 लगाया, सिंपल F ही रखा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ साइन बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपोजिट है। ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है। ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, ये हमने बात कर ली है। तो इसके लिहाज से मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, F इक्वल टू माइनस एफ, F इक्वल टू माइनस एफ। ये इक्वेशन होगी मेरे पास, कुछ ले दे के टू बोलते वन में कह सकते हो, इसे कोई मतलब नहीं। अब आपको पता है अगर बॉडी ए के लिए कर रहे हो, एक बॉडी, दो बॉडीज है हमारे पास, दोनों के लिए आप कर लियो बारी बारी, यानी कि इसके ऊपर ये अकॉर्डिंग टू क्या था, लिख दो जी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के मुताबिक हमने ये बात लिखी, क्योंकि हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो ही चीजों का रिजल्ट है, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ का। तो फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ के मुताबिक हमने ये बात लिखी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती है। अब यही बात हम सेकंड लॉ से कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम के हवाले से हम क्या बात कर सकते हैं, थर्ड लॉ के हवाले से हमने कहा फोर्सेस इक्वल होती है, ये जो बॉडी इसके ऊपर लगाएगी वो इक्वल होगी, ये बॉडी इसके ऊपर जो लगाती है वो दोनों इक्वल होगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हम ये बात लिख सकते हैं बच्चों, सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो इक्वल होगी। अगर हम पॉजिटिव वाली फोर्स की बात करें, पॉजिटिव वाली फोर्स की बात करें, यानी कि फोर्स जो है वो किसकी इक्वल होगी, फोर्स जो है वो इक्वल होगी कि इस बॉडी का, अगर हम बॉडी 2 की बात करें तो बॉडी 2 का मोमेंटम तो चेंज हुआ है, क्योंकि बॉडी 2 का मोमेंटम चेंज हुआ है, किधर से किधर चेंज हुआ है, पहले P2 था, अब क्या हो गया, P2 प्राइम हो गया। नजर आ रहा है ये बात यहाँ पे मैंने लिखा था, बॉडी 2 का मोमेंटम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि टकराव हुआ ना बॉडी 1 के साथ उसका। बॉडी 2 का मोमेंटम में चेंज कितना आया है, P2 से P2 प्राइम होगी, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज आ ही गया। तो हम बॉडी 2 का अगर लिखें तो वो होगा डेल P2 बाई डेल P, क्योंकि बॉडी 2 का मोमेंटम P2 से P2 प्राइम हुई है। मान ले यहाँ पे कुछ और मोमेंटम था, वही मोमेंटम इधर जाके चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई यार, मोमेंटम तो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, मेस चेंज थोड़ी ना होगा, मेस को हम चेंज नहीं मानते, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसलिए इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, वो क्या हो गया, डेल P2 डिवाइड बाय डेल P। सर F क्यों लिखा है आपने, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए F2, नहीं F2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर बात की हुई है थर्ड लॉ के मुताबिक कि फोर्सेस तो इक्वल। अब T क्यों, डेल T क्यों लिखा, ये मैं आपको बताऊंगा जब हमने यही चीज हम पहले वाले बॉडी के लिए लिखी, फिर मैं आपको बताऊंगा। जो इसी तरह सिमिलरली जो F है, जो नेगेटिव है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, इसको मैं अगर इक्वेशन 3 कह दूं, इसको मैं इक्वेशन 4 कह दूंगा, वो इक्वल होगा डेल P1 डिवाइड बाई डेल्टा T। देखो जो F है, नेगेटिव F है, वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो बॉडी A MA है, इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ P1 से P1 प्राइम, P1 से P1 प्राइम, तो चेंज को मैं कैसे लिखूंगा, डेल P1 और डिवाइड बाय डेल्टा T लिख दिया, ये इक्वेशन 4 होगी बच्चों। अब इधर से हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इधर से हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आपको बात ये पता होनी चाहिए और याद रहनी चाहिए कि हम इस इक्वेशन से एक्सपेंड करके और इक्वेशन बनाएंगे। अब देखना प्रूफ हमने क्या लाना है, रिजल्ट P1 प्लस P2 इक्वल टू होना चाहिए P1 प्लस P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। ये बात लाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर ये चीज आएगी आपको। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन, अब मैं बताना चाह रहा था डेल T क्यों लिखा है दोनों के लिए। डेल T इसलिए लिखा क्योंकि एक्सर्टिंग फोर्स का टाइम है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोथ बॉडीज इज सेम। मान ले ये इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो टाइम तो सेम होगा, सेम टाइम में ही दोनों फोर्सेस लगा रही है, इसलिए हम यहाँ पे डेल T लिख रहे हैं। बिकॉज क्या है, टाइम इंटरवल, बिकॉज क्यों है, टाइम इंटरवल टू एक्सर्ट फोर्स, to exert forces on each other is same, each other is same। तो अब यहां से आप आ जाए फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से इसको उधर ले जाए, डेल T को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, F डेल्टा T इक्वल टू डेल P2। P2 को मैं क्या ले सकता हूँ,
चेंज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? चेंज को लिखने के लिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ डेल टी इक्वल टू फाइनल, तो यहाँ क्या है P2 प्राइम और इनिशियल P2, तो P2 प्राइम माइनस P1, तो P1 माइनस है तो इधर लाइन एफ डेल्टा टी इक्वल टू प्लस P1 इक्वल टू P2 प्राइम, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर ले बच्चों, किसके लिए, इसके लिए माइनस एफ, ये डेल टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डेल P1 होगा। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, चेंज है, बॉडी 1 का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा P1 प्राइम फाइनल माइनस इनिशियल क्या है P1 है, P1 प्राइम प्लस माइनस P1, इसको इधर लाए आपको यहाँ P2 हो जाएगा। अच्छा P2 प्राइम माइनस P2 होगा, ये इधर आएंगे क्योंकि दो इधर भी P1 लिखा है, अब इधर आके वो होंगे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे P2 माइनस इसका फाइनल क्या है P2 प्राइम, इसका इनिशियल क्या है खाली P2, इसलिए लिखना होगा। यहाँ पे 1 की बात हो रही है तो P1 प्राइम माइनस P1 होगा, तो इसको इधर लाएं माइनस एफ डेल्टा टी प्लस P1 इक्वल टू P1 प्राइम, तो ये इक्वेशन 6 होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड करने से हमें वो रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों, वो रिजल्ट मिलने वाला है। तो अब देखिए मैं यहाँ उस रिजल्ट को रहने देता हूँ, लेकिन मैं इजी वाले को मिटाता हूँ ताकि मुझे वो रिजल्ट सामने आ जाए। सामने बैठी रहो, सामने बैठी रहो। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। आप इस साइड को इस साइड के साथ ऐड करें, मिलेगा। ऐड कैसे करेंगे, प्लस कर दे यार, ऊपर नीचे भी रख के ऐड कर सकते हो। चलो ऊपर नीचे करके कर लेंगे, आपकी आदत है तो ऊपर नीचे करते हैं। एफ डेल्टा टी प्लस P2, मैथ में करते थे ना P2 प्राइम, इसको नीचे लिख दें माइनस एफ डेल्टा टी प्लस P1 इक्वल टू P1 प्राइम। ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं करते, जो आप बचपन में पढ़ते थे। ये प्लस है एफ डेल्टा टी माइनस एफ डेल्टा टी, कट जाएंगे, ये क्या होगा कटते नहीं है तो P1 प्लस P2 कर दें, ये भी कटते नहीं है तो P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। देखते हो बच्चों सेम आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या है Pi इक्वल टू Pf। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या था, ये तो आपने शुरू में भी लिखा था। ध्यान रखने वाली चीज ये थी कि हमने यहाँ ये बात कही, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा है और वो वही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगा है, ये थर्ड लॉ था। और ये तीसरी बात हमने कहा था कि यहाँ जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है फोर्स के लगने से, वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल, माइनस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इसलिए हमने कहा था कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो डेल पी बाई डेल्टा टी है। यही तो सेकंड लॉ का रिलेशन है या सेकंड लॉ है न्यूटन का ये। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई ये वाला लेक्चर। तो आगे हम एमसीक्यूज करेंगे इसके साथ, सही है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक हमने किया। तो अब करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या ये एमसीक्यूज टाइप हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं, आप देख लेना। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है, फोर्स। इजी है, 9th क्लास से पता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी कौन सी है, लेकिन ये वो वाली बॉडी है जो फॉलिंग फ्रीली, यानी कि फ्री फॉल मोशन कर रही है अंडर द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंडर जब फ्री फॉल करें तो ये फोर्स बच्चों इक्वल हो जाती है mg के वेट के बराबर। ग्रेविटी उसके वेट के बराबर लगेगी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इम्पल्स पावर काइनेटिक एनर्जी वेट होगा इसका, आई समझ। अब नेक्स्ट वाला देखिए इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाले हैं नहीं। तो आगे चल के मैं थोड़े इसको टफ बना दूंगा। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी का जो मोमेंटम में चेंज है अंडर द ग्रेविटी इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज नहीं बोला, ऊपर वाले में रेट ऑफ चेंज बोला था, टाइम रेट ऑफ चेंज बोला था, यहाँ जस्ट चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बोला है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, लेकिन कौन सी बॉडी, अंडर द ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल कर रही है ये भी,
यानी कि फ्रीली फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है ये बॉडी, मूव कर रही है, तो वो किसके इक्वल होगी? देखिए चेंज इन मोमेंटम में दो चीज़ें थी आपके पास बच्चों, एक था F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, मतलब यहाँ पे जब डेल पी बाई डेल टी आता है इस पूरे को क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चीज़ क्या है? इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगी वो हमें देखना है। तो बहुत ईजी है, डेल टी को उधर लेके जाएंगे तो F इंटू डेल टी हो जाएगा और यहाँ से चेंज इन मोमेंटम रह जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम इक्वल हो रहा है एक तो फोर्स एक तो डेल्टा टी के। अब बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो ये फोर्स वेट की इक्वल होगी, ये वेट की इक्वल होगी, वेट इंटू डेल टी, यही होने वाला है। वेट इंटू डेल टी हो या फोर्स इंटू डेल टी हो, यही एक इक्वल एक नाम दिया जाता है इसको, जिसे इम्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इम्पल्स कहा जाता है। हाँ, फ्री फॉल में फोर्स तो किसकी इक्वल लग रही है? वेट की इक्वल। जैसे अगर F मल्टीप्लाई बाई डेल टी कर दे तो ये तो आप एकदम से पहचान जाएंगे कि ये इम्पल्स होता है। सर आपने इम्पल्स पढ़ाया नहीं है, फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखें एक पुरानी बुक में टॉपिक था, वहाँ पे अब ये वाला निकाल दिया यहाँ से, वो 9th क्लास में डाल दिया, खासतौर पर फेडरल बोर्ड के अंदर इम्पल्स वाली जो चीज़ है। तो फोर्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है इसे इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इम्पल्स का टॉपिक है ये आपके पास बताता है कि मोमेंटम में चेंज टाइम के लिहाज से कैसे आ रहा है, यानी कि फोर्स इंटू डेल टी हो रहा है। जो हम ये टाइम कम करेंगे तो मोमेंटम में चेंज बहुत थोड़ा होगा। जस्ट इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इम्पल्स नाम देते हैं। ठीक है, अब ये इम्पल्स है तो ये जस्ट इनको भी हम क्या कह सकते हैं? इम्पल्स कह सकते हैं। यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है तो इसको भी क्या कह सकते हैं? इम्पल्स कहेंगे, और ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन में ऊपर वाले और इसके ऑप्शन सेम थे, आपको लग रहे होंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे भी वेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इम्पल्स आएगा। ठीक है जी बच्चों, तो पावर भी नहीं आ सकता, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी। मूव कर रहा है तो आपको लग रहा होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखना है, आपने इस फार्मूले पे गौर करना है, काइनेटिक एनर्जी की पे गौर नहीं करना। तो अब यहाँ पे देख लें, वेट भी हो सकता है क्या? क्योंकि हाँ, इसने कहा है कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसको ऊपर वाले में पूछा था, तो यहाँ जस्ट चेंज इन मोमेंटम है, तो इसके लिए इम्पल्स वाला ऑप्शन ठीक है। अब देखें, which of the following is the principle of conservation of momentum? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है? अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए। जब वो याद होगी तो तब आप यहाँ पे क्लिक कर जाएंगे, तो इसकी स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको कंफ्यूज करवा सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट बोल रहा है कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी रहता है। नहीं, ऐसा नहीं, जो मोमेंटम है ये तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये नहीं कहता है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए, मोमेंटम इज कंजर्व ओनली इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व तो रहता है, लेकिन हमें सिर्फ वहां पे रहता है, ये बात गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी रहता है कि जब कहीं एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो मोमेंटम कंजर्व होगा। इसी बात के ऊपर बेस करता है प्रिंसिपल, यही बेसिक प्रिंसिपल है किसका? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं उसमें भी यही बात करते हैं कि ये जो मोमेंटम हो रहा है, यानी कि बॉडीज के बीच में कोलिजन जो हो रहा है या बॉडीज का जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, वो किसी ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे बॉडीज का मोमेंटम क्या होना चाहिए, यानी कि बॉडीज का जो फोर्स है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है, वो जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे होगा मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ये आपके पास बेसिक प्रिंसिपल है किसका? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का। ऊपर वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल यही कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड ऑन व्हाट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व, यही कहता है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ आए। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मैसेज की रेशो दी हुई है 9:16 और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है दोनों बॉडीज की। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो आपने इनकी लीनियर मोमेंटम की रेशो क्या होगी वो फाइंड करना है।
अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल का मतलब है कि दोनों मेस की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यानी काइनेटिक मैसेज की रेशो पहले लिखते हैं। m1 रेशो m2 जो है वो कितनी है, 9 रेशो 16, यानी कि m1 जो है वो 9 है, m2 जो है वो 16 है। और इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल बोली इसने, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट की है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड की है। अब फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, 1m1v1 का स्क्वायर कर सकते हैं। सेकंड की काइनेटिक एनर्जी 1/2 होगा, हाफ m2v2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये कट जाएगा, जस्ट रह जाएगा m1v1 इक्वल टू m2v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर तो आ गया। अब आपने करना क्या है, इनकी रेशियो को लिखना है, यानी पहले v1 बाई v2 करें, यहाँ पे v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर, ये चाहिए बात है, रेशियो की है वेलोसिटीज का, तो इधर किसकी रेशियो आ जाएगी, मैसेज की रेशियो आ जाएगी। तो m2 मैंने क्या कहा था 16 होगा, m1 क्या होगा 19 होगा। तो देखें v1 रेशियो बाई v2 यानी v1 डिवाइड बाई v2, ये आएगा 16 बाई 9। अब आपको स्क्वायर करना होगा, यानी कि स्क्वायर जब करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ तो ये कट जाएंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आएगा v1 बाई v2, ये इक्वल आ जाएगा ये 4/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जी हाँ। तो v1 बाई v2 आ जाएगा, क्या आएगा फिर 4/3, ये याद रखें, बात के लिए काम आनी है। अब हमें मोमेंटम की रेशियो करती है, तो कैसे करेंगे, p1 बाई p2 इक्वल होगा m1 v1 बाई m2 v2। अब आपको m1 m2 की रेशियो भी है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p1 बाई p2 इक्वल टू m1 बाई m2 और v1 बाई v2। हमें इनकी रेशियो तो पता है, बताओ m1 बाई m2 की रेशियो क्या है 9/16। ये रेशियो को इस तरह डिवाइड में लिख सकते हैं, कैसे, देखो m1 रेशियो m2 है, तो इसका क्या मतलब होता है 9/16 है, इसका एक्चुअल में मतलब होता है m1 डिवाइड बाई m2 यानी 9/16 मतलब होता है। तो यहाँ 9/16 लिखेंगे इनकी जगह। v1 बाई v2 क्या है 4/3, तो ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करें तो p1 बाई p2 9 4 36, ये आप डिवाइड करें दो को, 3 6 8, 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 4 48। अब देखें इनको हमने कैंसिल करना है, ठीक है जी। तो ये आ जाता है 12 3 से 36 हो जाता है, 12 4 से 48 होता है। p1 बाई p2 की रेशियो बनेगी 3/4, यानी p1 रेशियो p2 को क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। ये 3/4 जो है ये इसका आंसर है, ठीक। तो मोमेंटम की भी रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। खैर ये इस टॉपिक से थोड़ा हटके था, लेकिन ऐसी चीज़ें आती है मोमेंटम। अब मोमेंटम वाला टॉपिक यहाँ से इन्होंने एक्सक्लूड किया है, निकाला है, तो क्वेश्चंस बाकी हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे जाके मोमेंटम का जो वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर है उसके अंदर भी ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, सही है जी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला बहुत ईजी सा है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एप्लीकेशन की पढ़ेंगे। एप्लीकेशन रहती हैं, किसकी एप्लीकेशन रहती हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। जब हम वो एप्लीकेशन करेंगे तो फिर इसकी तरफ आना बहुत मतलब ये कि आसान हो जाता है। लेकिन चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये एक्सक्यूज़ आया तो एप्लीकेशन में जाके वहाँ एक्सप्लेन करते हुए भी मैं बता दूँगा ये चीज़ आपको। कहता है द मोशन ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट मूव करता है ऊपर की तरफ, वो बेस किस पे करता है, किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस करता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस करता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे बेस करता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस करेगा, क्योंकि रॉकेट का मोशन जो है वो लीनियर मोशन होता है, जैसे अपवर्ड भी होता है लेकिन लीनियर ही है, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा होता है एक तरह से। एंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि वो गोल गोल घूम नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं, मास से कोई ताल्लुक नहीं। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होता है, जैसे जो रॉकेट है या ये आप पढ़ेंगे टॉपिक में, उससे जो हार्ड गैसेस निकलती है बैकवर्ड, वो बहुत हाई स्पीड से निकलती है। तो बदले में एज ए रिएक्शन के तौर पर, यानी मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट आगे की तरफ क्या होता है, प्रोपेल हो जाता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है।
तो ये बेस करता है बेसिकली लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर बेस करता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन में पूरा एक टॉपिक सा बना के दिया है, वहाँ पे जाके हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे जाके। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी फोर्स लग रही है कितनी, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, यानी फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन मूव है लग रही है। एक्ट ऑन अ बॉडी, मेस कितना है बॉडी का, मेस है 1 kg का मेस है, ठीक है सर। एंड एट अ डिस्टेंस, यानी किसने डिस्टेंस भी मूव किया, वो कितना किया, 10 मीटर मूव किया। देखिए कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस का कोई काम नहीं। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ रेट ऑफ दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी बाई डेल टी फाइंड करना है। और टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे, मुझे लगता है फॉर 5 सेकेंड टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो बहुत इजी है, डेल पी बाई डेल टी आपको फाइंड करना है, एक तरह से फोर्स फाइंड करना है। फोर्स दी हुई है आपके पास, अगर डायरेक्ट कंसेप्ट लगा रहे हैं ना, फोर्स जो है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। इसने फोर्स ऑफ 10 न्यूटन बोला है, जो 10 न्यूटन फोर्स लगेगी वही मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेकर के आएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स के इक्वल होती है। तो डायरेक्ट यहाँ से आप फोर्स कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन, तो आपकी ये 10 न्यूटन ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका अगर प्रूफ चाहिए तो चेंज इन मोमेंटम आप निकाल लो, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इजी सा था, इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं आगे, एक्सक्यूज करेंगे अभी, ठीक है, वो एप्लीकेशंस करेंगे, कहीं नहीं जाना। ठीक है जी बच्चों।